तो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से ज्वाइन कर लो सभी लोग, 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही बच्चे ने ज्वाइन किया है। 2 मिनट्स वेट और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का नया चैप्टर है बेटा, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कंप्लीट हो गया है, उसके काफी सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो ध्यान से समझना सभी लोग कि क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या क्या चीजें हम लोगों को इसके अंदर कवर करनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स में। ठीक है, चलो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, बस आप लोग ही हो बस। चलो, तो इक्विलिब्रियम में हम लोगों को क्या क्या समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम हम लोग किसको बोलते हैं और कैसे समझते हैं। आप लोगों को सबको ये डायग्राम दिख रहा होगा, अपने अपने स्क्रीन पे फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको, है ना। तो इसमें इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भाई जैसे नीचे से हमने ये पत्थर लगाया हुआ है, तो देख रहे हो ये दोनों का वेट एकदम इक्वल हो गया है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे नेट रिएक्शन, ना तो बोलूंगा ना वो कोई चीज फॉरवर्ड जा रही है ना कोई चीज बैकवर्ड जा रही है, एक बीच स्टेट पे रुकी हुई है। तो इससे हम लोग डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, कि किस तरीके से ये हम लोग की बैलेंस दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अपना इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है सबको कि इक्विलिब्रियम हम किसको डिफाइन करते हैं और इक्विलिब्रियम बोलने का क्या तरीका है। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलो, बहुत बढ़िया। अब आता है बेटा कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप कैसे डिफाइन करोगे, उसको जरा बताओ। तो बेटा इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अगर आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यहाँ से डिफाइन करनी है तो आप क्या बोलोगे कि ऑन कैरिंग केमिकल रिएक्शन इन अ क्लोज्ड vessel at a particular temperature, initially the reactant concentration keep on decreasing। भाई रिएक्टेंट का तो काम यही होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाता है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है बेटा वो घटता रहता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता रहता है? घटता रहता है। तो ये हम लोगों का बात होता है इसके लिए कि भाई जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा रिएक्टेंट का अमाउंट घटता जाएगा और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, यानी प्रोडक्ट हमारा बढ़ता जाएगा और रिएक्टेंट जो है वो क्या होता जाएगा बेटा? घटता जाएगा। यानी ऑन कैरिंग अ केमिकल रिएक्शन in a closed vessel at a particular temperature, we can say that initially the reactant concentration keep on decreasing and product concentration keep on increasing। और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या होता रहता है बेटा? बढ़ता रहता है। आफ्टर सम टाइम a स्टेज इज रीच। ठीक है, कुछ समय के बाद एक स्टेज रीच्ड होगा। ठीक है, एक ऐसा स्टेज रीच होगा बेटा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम a स्टेज इज रीच्ड
एट विच देयर इज नो नेट रिएक्शन, जहां पे कोई भी नो नेट रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, दिस स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और उसी स्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम से डिफाइन करेंगे। तो कोई भी तुम लोग को इक्विलिब्रियम पूछेगा तो आप इसी तरीके से डिफाइन करोगे बेटा कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया है कि धीरे धीरे रिएक्टेंट घटता जाएगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जहां पे कोई रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी। उसी स्टेज को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, कि ये हम लोगों का इक्विलिब्रियम का स्टेज है। ठीक है, देखो जैसे ए बी, और जब भी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करना हो ना तो हम ये दो एरो लगाते हैं। ठीक है, जैसे ए प्लस बी, अभी तक तुम ये पढ़ रहे थे, गिव सी प्लस डी, यहाँ पे हम लोग हाफ हाफ दो एरो लगाएंगे। इस दो एरो का मतलब क्या है कि ए प्लस बी से सी डी बन सकता है और सी डी से दोबारा ए बी भी बन सकता है। तो रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की है, यानी इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल नेचर का होता है। तो एक ये वाली चीज भी आप सभी को अपने अंदर फिक्स करनी है। ठीक है, तो इसमें भी कोई भी भूलना नहीं है कुछ भी चीज, सबके सब चीजों को इसमें आप लोगों को याद रखना है। डन। तो एक जो चीज हमारी ये वाली हो जाएगी, जल्दी बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? सबको यहाँ तक क्लियर है? हम्म, चलो। यानी अब देखो बेटा, when such stage is achieved between ions and undissociate electrolyte, it is termed as ionic equilibrium। यानी इक्विलिब्रियम को फर्दर हम लोगों ने दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को कवर कर रहे हैं। तो अगर ऐसा स्टेज कब अचीव होता है, when the such stage is achieved between the ions and undissociated electrolyte। ठीक है, ions and undissociated electrolytes, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज टर्म एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो उसको हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, देयर आर टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? पहला, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस। तो दोनों को देखते हैं फटाफट कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल और केमिकल फोर्सेस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। सो देखो, इन ऑल द प्रोसेस विच अटेन इक्विलिब्रियम, टू अपोजिंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, है ना। यानी सभी के सभी प्रोसेसेस में, इन ऑल द प्रोसेसेस विच अटेन इक्विलिब्रियम, टू अपोजिंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। इफ दिस अपोजिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व ओनली फिजिकल चेंज, देन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। कॉमनली अकरिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो चीज आप देख के आइडेंटिफाई कर लो क्या अच्छा इसका फिजिकली स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, तो जो चीजें देख के ही पता लग जाती है उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम के नाम से। डन। तो ये चीज तो समझ आ गई होगी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो, अब देखो, दिस इज रिप्रेजेंट अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड वाटर। तो देखो ये बेटा, आइस एंड वाटर के बीच एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है कि किस तरीके से आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो H2O लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, देख रहे हो किस तरीके से हमारा जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड फॉर्म में। यानी रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, जिस रेट से मेल्ट हो रहा है उसी रेट से ये फ्रिज भी हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये क्या था, सॉलिड लिक्विड बेटा। अब लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा कि ऑन हीटिंग अ प्योर लिक्विड इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। जैसे ही आप लिक्विड को हीट करते हो, प्योर लिक्विड को, तो क्या होने लग जाता है बेटा, वहां से वेपर बनना शुरू हो जाता है। तो इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द वेपर्स। नाउ इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ क्लोज वेसल, अगर प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है क्लोज्ड वेसल में, द वेपर्स गेट कंडेंस्ड अगेन टू गिव द लिक्विड। तो दोबारा वेपर क्या हो जाएंगे, गेट कंडेंस्ड अगेन, दोबारा कंडेंस्ड हो जाएंगे और हमें क्या दे देंगे, लिक्विड दे देंगे। ठीक है, नाउ आफ्टर सम टाइम अ स्टेज इज रीच्ड at which the rate of evaporation become equal to the rate of condensation। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम से डिफाइन कर देंगे। डन। यानी एट दिस स्टेज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर एंड वेपर बिकम कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। बताओ भाई जल्दी से, यहां तक क्लियर है सबको? फटाफट, ये दोनों इक्विलिब्रियम क्लियर है, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम और एक सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जो था? बताओ बताओ जल्दी से, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हम्म, चलो भाई, तो बहुत बढ़िया। यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा क्या करना है, रिमेंबर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं बेटा? पहली चीज,
द टेम्परेचर एट विच अ प्योर लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। यानी ऐसा टेम्परेचर जिसपे प्योर लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू इट्स वेपर, जो स्टार्ट कन्वर्टिंग किसमें हो जाता है? वेपर में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोगों का क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हो। जल्दी बताओ भाई, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है, कोई भी पूछे बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो ऐसे डिफाइन कर दोगे। इस तरीके से बेटा हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। राइट, चलो बहुत बढ़िया, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखो, एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, ठीक है, एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। यानी इस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, वो किसके इक्वल हो जाता है बेटा? वो किसके इक्वल हो जाता है? तो वो इक्वल हो जाता है हम लोगों का इसके ऊपर, है ना? ठीक है, यानी at this temperature the vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure. That's why the boiling point changes with change in altitude. ये बात आप सबने सुना होगा कि जब हम किसी ऊंचाई वाली जगह पे चले जाते हैं, थोड़ा सा मतलब हिलीज एरिया पे चले जाते हैं, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बदल जाता है। सुना है ना ये सब कि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट में वहां पे चेंज आ जाता है। तो क्या बात कर रहा है ये? कौन से बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है? तो यही कह रहा है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या हुआ कि भाई ऐसा टेम्परेचर जिसपे प्योर लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर, जहां पे प्योर लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वेपर में, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम, यानी इस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, बिकम इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। दैट्स व्हाई दिस बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विथ चेंज इन एल्टीट्यूड। ठीक है, यानी इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो चेंज होता रहता है जिस तरीके से आपका लैटिट्यूड चेंज होता है। ठीक है, चलो अब ये क्लास बच गया हम लोग का सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड पढ़ लिया, लिक्विड गैस पढ़ लिया, अब ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम है। तो जरा इसको भी देख लो भाई कि सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम क्या है, इसकी कहानी क्या है, किस तरीके से समझेंगे। तो सच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ सबलिमिट्स। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कभी अचीव होगा? इन केस ऑफ सबलिमिट्स, दैट इज द सब्सटेंस which on heating directly get vaporized without showing the liquid state। यानी ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट जब भी करेगा ओनली इन केस ऑफ सबलिमिट। ठीक है, जब सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से किस में बदल जाएगा? वेपर में बदल जाएगा, विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। नाउ एग्जांपल देखो, मान लो कोई सॉलिड आयोडीन है हमारे पास, उसको क्लोज वेसल में हीट किया, तो आफ्टर सम टाइम पता है क्या होता है? द वेसल गेट फिल्ड ऑफ वॉयलेट वेपर, है ना? मतलब जिस आपने उसमें डाला था क्लोज्ड वेसल में आयोडीन को और हीट करना शुरू किया, वो जो पूरा आपका वेसल है ना, वो वॉयलेट वेपर उस पे छा जाते हैं। एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इंक्रीजेस विद द टाइम, और इंटेंसिटी कलर इंक्रीज होने लग जाता है विद द टाइम। देखो यहाँ पे मैं दिखा भी रहा हूँ आप लोगों को, इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, ये बिहेवियर होता है देखने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों को ये देखने को मिलता है। क्लियर है? बताओ एक बार फटाफट। हम्म, ध्यान भाई, क्लियर है सबको ये चीज? चलो, तो ये चीज तो क्लियर हो गई है आई गेस, कोई दिक्कत भी नहीं है सबको, यहाँ पे आराम से बता सकते हो कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी बेटा हम लोगों की एक, तो आसानी से आप यहाँ पे इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। आप देखो वही लिखा है यहाँ पे कि देखो I2 सॉलिड बिकम I2 वेपर। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी जो रेट ऑफ सब्लिमेशन है वो किसके इक्वल हो गया? वो हो गया हम लोगों के रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो रेट ऑफ सब्लिमेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और इसी को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझ आया क्या? बताओ जल्दी फटाफट। डन? ठीक है भाई, तो ये हो गया हम लोगों का कि रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। चलो,
आप कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विलिब्रियम की जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विलिब्रियम की जो हम सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, वो क्या है बेटा, उसको देख लेते हैं एक बार फटाफट, ठीक है। कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला, at equilibrium the measurable properties of the system remain constant। यानी इक्विलिब्रियम के दौरान जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की वो क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। इक्विलिब्रियम सिर्फ कहां पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में पॉसिबल है, ये भी ध्यान रखना। ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, रिवर्सिबल। अब मान लो कोई चीज, मैंने बोला कि आई टू सॉलिड है, सॉलिड से निकला और ऊपर से वापस ही नहीं आया, वो कंडेंसेशन ही नहीं हुआ, तो फिर वो कैसे हो पाएगा, है ना। इसीलिए ये इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्लोज्ड वेसल में होता है। तो एक चीज ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस इन अ क्लोज्ड वेसल, ठीक है। अब देखो, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। भाई इसका मतलब क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या है, हमें दिखता है कि कोई रिएक्शन रुक गई है, बट एक्चुअल में वो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। तो इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक का मतलब ये है कि वो रिएक्शन जो तुम्हें रुका हुआ दिख रहा है, लग रहा है कि रिएक्शन नहीं हो रही है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा हो रहा है वहां पे कि जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतनी ही देर में उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जा रहा है, समझ रहे हो। तो हमें लग रहा है कि रिएक्शन रुकी हुई है, बट एक्चुअल में वो रिएक्शन रुकी हुई नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली रिएक्शन हो रही है। बस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो गया है, तो इसलिए आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है, दैट इज अपोजिंग प्रोसेसेस डू नॉट स्टॉप बट टेक्स प्लेस एट द सेम रेट। एक ही समय पे होता है, स्टॉप नहीं होता वहां पे, बस वो एक ही समय पे होता है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है, ठीक है। याद रखना है कि इक्विलिब्रियम आर डायनेमिक इन नेचर। डन। तो इक्विलिब्रियम आर डायनेमिक इन नेचर। बताओ भाई यहां तक क्लियर है कि नहीं, तो बिल्कुल क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम आर डायनेमिक इन नेचर। तो ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम की कहानी कि डायनेमिक नेचर की होगी या नहीं होगी, ठीक है। बोलो भाई जल्दी, यहां तक क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर है यहां तक। हम्म। चलो भाई, तो आई होप यहां तक तो आप सबको क्लियर हो गया है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये देखो, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ CO2, ये मैंने डिसोल्यूशन ऑफ CO2 के लिए डाला है कि अगर मान लो मेरा डिसोल्यूशन ऑफ CO2 होता तो किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ये दिखाई देगा, ठीक है। तो फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ CO2, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ दिस CO2 इन वाटर एट इक्विलिब्रियम, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो हमारा CO2 होगा वो कैसे होगा बेटा, CO2 किस तरीके से CO2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। CO2 जो है वो किस तरीके से CO2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कहला जाएगा हमारा इसका पूरा कहानी, ठीक है। कि किस तरीके से जो CO2 है वो पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखो बेटा, CO2 aqueous upon CO2 is a constant at a given temperature, that is there exist an expression involving the concentration of the substances, यानी this constant is called equilibrium constant। अभी पढ़ेंगे इसको अच्छे से डिटेल में कि ये equilibrium constant हमारा क्या होता है, ठीक है। कि what do you mean by this term equilibrium constant, तभी पढ़ेंगे इसको equilibrium constant क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बताना फटाफट आप लोग कि एक ओपन बीकर है, ठीक है, एन ओपन बीकर ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम। यानी एक ओपन बीकर है वाटर का इन इक्विलिब्रियम विद द वाटर वेपर इन द सील्ड कंटेनर। When a few gram of glucose are added to the beaker of water, the rate at which the water molecule leave the solution decrease, increase, leave the vapor increase, leave the vapor decrease, ठीक है। बताओ क्या होना चाहिए। एक ओपन बीकर है बेटा, ये देखो ये एक ओपन बीकर है पूरा, ठीक है, दिस इज एन ओपन बीकर ऑफ वाटर और इसमें वाटर है, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम है, वाटर वेपर इन अ सील्ड कंटेनर, ठीक है। कि यहाँ पे एक वाटर वेपर है जो सील्ड कंटेनर में रखा हुआ है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं दोनों। तो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, कि जब इसमें आप थोड़ा सा ग्लूकोज को ऐड कर दोगे टू द बीकर ऑफ वाटर, इसमें इसमें अगर आप ग्लूकोज ऐड कर दो थोड़ा सा ग्लूकोज, तो जैसे ही आपने इसमें ग्लूकोज ऐड किया क्या होगा, तो जैसे ही आप इसमें बेटा ग्लूकोज ऐड करोगे, लीव्स द सोल्यूशन डिक्रीज, जो लीव्स है द रेट एट विच द वाटर मॉलिक्यूल लीव द सोल्यूशन, वो क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, चलो अब देखो, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द केमिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस तो अपने सबने देख लिया, किस तरीके से सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, सॉलिड से गैस में जा रहा है। तो ये सारा हम लोगों का कौन सा प्रोसेस था बेटा, फिजिकल प्रोसेस है। अब हम आते हैं सीधा इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि ऐसे इक्विलिब्रियम पे आते हैं कि इक्विलिब्रियम कंटेनिंग केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंटेनिंग केमिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम जिसपे केमिकल प्रोसेस होगा उसकी क्या कहानी है। तो चलो एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि इक्विलिब्रियम कंटेनिंग केमिकल प्रोसेस में क्या क्या करना है हम लोगों को। डन। तो देखो बेटा इसमें क्या है, इफ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन, देन द रिएक्शन इज सेड टू बी अंडर द केमिकल इक्विलिब्रियम। आप कब बोलोगे कि रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है बेटा, जब ये सब कंडीशन वो फॉलो करेगा, यानी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to the rate of backward reaction। अगर rate of forward reaction equal आ जाता है rate of backward reaction के at a given temperature and pressure, तो हम बोलेंगे the reaction is said to be in chemical equilibrium। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी। देखो, reaction which proceed in both the direction and do not reach to completion are known as reversible reaction। ठीक है, यानी ऐसा reaction which proceed in both the direction, जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं and do not reach to the completion are called reversible reaction, and it is represented by putting a double headed arrow। ठीक है, डबल हेडेड एरो होता है इक्विलिब्रियम, उस समय से हम बना रहे हैं, between the reactant and the product, one arrow pointing towards the product and the other pointing towards the reactant। ठीक है, अब सम एग्जांपल ऑफ सच रिएक्शंस देख लो फटाफट। जैसे ये देखो Fe+H2 गिव्स अस Fe3O4। ठीक है, Fe+H2 हम लोगों को क्या दे रहा है, Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, उसी तरीके से 2HI देख लो, हमें डिकम्पोज होकर क्या दे रहा है, H2 और I2। सो द रिएक्शन विच मूव इन अ वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज द रिएक्टेंट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, यानी ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, विच मूव इन वन डायरेक्शन ओनली एंड द reactant are almost or we say completely converted into products are called irreversible reaction। some example of such reactions are, कुछ examples बताऊं अगर इन सबके, तो क्या क्या है, जैसे कि BaCl2 रिएक्ट कर रहा है Na2SO4 के साथ। ठीक है, तो ये देखो बेटा ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेशन बन गया BaSO4 का, बेरियम सल्फेट का, तो अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो सकती है। तो BaCl2 ने रिएक्ट किया Na2SO4 के साथ और क्या मिल गया, BaSO4 प्लस 2NaCl, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से देखो 2KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, तो दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, तो इस पोटेशियम क्लोरेट को जैसे ही हमने हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हुआ,
पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2, KCl प्लस O2 में, तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यानी अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकम इरिवर्सिबल इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल इज अलाउड टू स्केप, है ना। अगर आप किसी एक को स्केप होने का अलाउ करें, जैसे यहाँ पे देख लो BSO4 का प्रेसिपिटेशन हो गया, तो ये रिएक्शन अब इरिवर्सिबल हो गई, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 3O2 ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा, तो उसके चलते भी ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो ये बिहेव अब करने लग गया तुम्हारा उस तरीके से। तो ये तरीका होता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है क्या नहीं है, और क्या तरीका है उनको आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, डन। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी इफ द इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंटेन ओनली वन फेज, आइदर सॉलिड सॉलिड या आइदर लिक्विड लिक्विड या आइदर गैस गैस, यानी इफ द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस कंटेन ओनली वन फेज देन द इक्विलिब्रियम इज होमोजेनियस। तो इक्विलिब्रियम को आप क्या बोलोगे, होमोजेनियस। नाउ इफ इट कंटेन डिफरेंट फेज देन द इक्विलिब्रियम इज हेट्रोजेनियस। अगर वो डिफरेंट फेज कंटेन करता है तो इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, देन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस, याद रखना। ठीक है, so if the equilibrium reaction contains only one phase, then equilibrium is homogeneous. If it contains different phase, then the equilibrium is heterogeneous in nature. For example, यहाँ पे देखो बेटा H2 plus I2 क्या मिला हम लोग को, 2HI। तो इसमें देखो H2 भी गैसियस फॉर्म में है, I2 भी गैसियस फॉर्म में है, और जो 2HI बना है वो भी गैसियस फॉर्म में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ होमोजेनियस विद ओनली गैसियस फेज। उसी तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो होमोजीनियस है सब कुछ, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फेम में है, और CO2 गैस, तो ये तो भाई हेट्रोजीनियस हो गया, क्योंकि एक सॉलिड में है और बाकी दो सॉलिड में है और एक गैसेस में है। तो इस तरह के बोलेंगे हाइड्रोजीनियस, ठीक है, विद अ सॉलिड एंड गैसियस फेज। और वो होमोजेनियस था बिकॉज उसमें सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेज प्रेजेंट है। डन। अब आ जाओ आगे। व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, all the observable properties of the system like concentration, color etc become constant। ठीक है, यानी जब इक्विलिब्रियम अटेन्ड होता है केमिकल रिएक्शन में, तो सारी जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक कंसंट्रेशन हो गया, कलर हो गया एक्सेट्रा, दे बिकम कांस्टेंट। इट अपीयर्स दैट रिएक्शन स्टॉप ऑल टुगेदर एट इक्विलिब्रियम, बट दिस इज नॉट द ट्रू। अभी बताया था कि इक्विलिब्रियम तो भाई डायनेमिक नेचर का है, तो ऐसा तुम्हें लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेट से बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिस मीन्स that there is no net change in the concentration of the reactant or product। यानी यहाँ पे कोई भी concentration of reactant और product में change नहीं हुआ है। In other words, the equilibrium state is dynamic balance between forward and backward। ठीक है, तो तुम्हें जब भी लगेगा कि भाई ये रिएक्शन तो रुक गया है, तो रिएक्शन नहीं रुका है। जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से, जिस रेट से बी बन रहा है, उसी रेट से दोबारा ए बन जा रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों का कांस्टेंट ही रहा, कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आ नहीं रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा, इक्विलिब्रियम इन डायनेमिक इन नेचर। तो डायनेमिक नेचर का इक्विलिब्रियम होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होगा, तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ये याद रखना है। ठीक है, यानी at equilibrium state the rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction, and this can be seen in a graphical mode as well। देखो ग्राफिकल मोड से भी समझ सकते हैं कि ये हो गया आप लोगों का रेट, ये हो गया आप लोगों का ग्राफ शोइंग द अटेनमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि किस तरीके से वो इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। तो दिस इज द टाइम, ये टाइम रहा, ये हम लोगों का रेट रहा। तो रेट और टाइम के बीच ये हम लोगों का प्लॉट है। ठीक है, तो देखो इनिशियली क्या है, जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट बिल्कुल मैक्सिमम है, और ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, और बैकवर्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना। तो भाई इनिशियली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तो 0 ही है ना भाई, उस समय थोड़ी बनेगा, पहले तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, फिर दोबारा इससे ये बनेगा ना। तो इनिशियली देखो ये 0 है, ये मैक्सिमम है, फिर ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये भी घटता गया घटता गया घटता गया, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, जहां पे दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, इसी पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट।
यानी यहाँ पे क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है। यानी एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया जो आर को पी में कन्वर्ट कर रहा है, और एक पी को दोबारा आर में कन्वर्ट कर रहा है, वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो। ठीक है, तो ये एट इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। नाउ फर्दर इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ द साइड। The equilibrium concentration of reactant and product will always be the same whether we begin with the reactant or begin with the product. ठीक है, and the variation of the concentration of the reactant and product in a reversible reaction can be seen as, किस तरीके से देखा जाएगा, देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो देखो यहाँ पे अगेन वही है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, इनिशियली तो जीरो है, तो धीरे 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 प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है, रिएक्टेंट की वैल्यू घटने शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बोलेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की वैल्यू बराबर है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। यानी द इक्विलिब्रियम सेट इज डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक इन नेचर। यानी जो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है, ना कि स्टैटिक नेचर का। इट मीन्स दैट द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इसका मतलब यह है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है। दिस मीन्स दैट द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ठीक है, दिस मीन्स दैट द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, राइट, but both the opposing reactions are going, but both the opposing reactions are going on the continuously with the same speed. That's why हम लोग को दिख रहा है रेस्ट में और ये रुका हुआ है, रिएक्शन नहीं हो रहा, बट इनफैक्ट दिस इज नॉट द ट्रू। रिएक्शन तो हो रहा है, बट जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से दोबारा रिएक्टेंट बन जा रहा है, तो इसलिए हम लोग को वो रेस्ट दिख रहा है। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो इसको जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो होती है, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी और कलर, दे रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यानी इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर अगर आपको गिवन है तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, आपका डेंसिटी हो गया, और क्या हो गया आपका बेटा, कलर हो गया। ठीक है, दे ऑल रिमेन्स कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग दोनों बगल से अटेन कर सकते हैं, चाहो तो तुम प्रोडक्ट के साइड से अटेन करो, चाहे तुम रिएक्टेंट के साइड से अटेन करो। नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन अ लेसर टाइम बाय द यूज ऑफ अ कैटलिस्ट। जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसको कैसे अटेन किया जाता है, दे कैन बी अटेन्ड इन अ लेसर टाइम बाय द यूज ऑफ अ कैटलिस्ट। हाउएवर a catalyst does not change the chemical equilibrium as it affects the rate of both forward and रिवर्स रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैटलिस्ट पे केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन अ लेसर टाइम by the use of a catalyst। ठीक है, however a catalyst does not change the chemical equilibrium। यानी जो कैटलिस्ट है वो does not change the chemical equilibrium। ठीक है, as it affect the रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो तुमसे कोई पूछे क्या इक्विलिब्रियम पे केमिकल क्या इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का फर्क पड़ता है, तो बोलोगे नहीं, इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस रेट से वो फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करेगा उसी रेट से वो बैकवर्ड को भी इंक्रीज कर देगा। सो वी कैन से दैट केमिकल इक्विलिब्रियम can be attained in a lesser time by the use of a catalyst, however a catalyst does not change the chemical equilibrium। ठीक है, अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, ये तो पढ़ ही लिया। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट कंटिन्यू इन बोथ द डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। द केमिकल इक्विलिब्रियम विल कंटिन्यू आइडेंटिफिनिटी indefinitely if the conditions such as the temperature and concentration are not change। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ मेरे को जल्दी से, कि मान लो इक्विलिब्रियम ए से बी हो रहा है, ये 2020 में आया जेई मींस के, द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विथ टाइम इज गिवन बाय, कैसे गिवन होगा ये, आपको बोला है ए से बी एक इक्विलिब्रियम दे रखा है पूरा। ठीक है, सो ए से बी का एक इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ है और कहता है कि द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ अ फॉरवर्ड ए एंड बैक रिवर्स बी रिएक्शन विद द टाइम। तो कौन सा ग्राफ है ये बेटा, तो अभी भी पढ़ा था कि भाई इस तरीके से होगा, फॉरवर्ड का लिए ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट दोनों मिल जाएंगे इस पॉइंट पे, तो ये इक्विलिब्रियम। तो कौन सा ग्राफ सही हो गया बेटा, ए। ठीक है,
देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख लो कि फॉर द इक्विलिब्रियम ए से बी एट इक्विलिब्रियम आर ए इज इक्वल टू आर बी, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी. नाउ इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन व्हेन द फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन एंड रिवर्स केमिकल रिएक्शन आर इक्वल रेट्स, राइट. सो इट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ. तो इस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा. अब ये आता है हम लोग का एक लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. मान लो कोई दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी बी, जो हमें दे रहा है सी सी प्लस डी डी, है ना. ये स्मॉल ए जैसे नहीं होता, 2a प्लस 3b गिव्स अस 4c प्लस 2d. तो ये 2 4 3 2 जो है ना, वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने निकाला केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो क्या हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. देखो सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, दोनों का रेशियो आ गया हमारा केसी. तो यही होता है हम लोग का बेटा केसी, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इस तरीके से आप केसी को डिफाइन करोगे जब भी लिखना होगा. यानी दिस टर्म एक्टिव मास मींस द मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय इनक्लोजिंग द फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन द स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, है ना. H2 का कैसे लिखेगा, H2 ऑफ दिस, है ना. चलो, अब यहाँ पे दिमाग लगाना है. एक्टिव मासेस ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड आर टेकन एज यूनिटी बिकॉज देयर कंसंट्रेशन एंड डेंसिटी रिमेन्स थ्रू आउट द रिएक्शन. ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी. अब चलो किसी रिएक्शन के लिए आप पूरा एक्सप्रेशन निकाल के दिखाते हैं. तो मान लो हमारा ये हो गया कोई रिएक्शन ए प्लस बी बी गिव्स अस सी सी प्लस डी डी. नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज ए एंड बी बी. तो यहाँ पे आ रहा है और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या लग गया बेटा, के एफ लग गया. सिमिलरली अगर मैं बात करूं बैकवर्ड रिएक्शन की, तो आर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रेज टू द पावर सी, डी रेज टू द पावर डी. तो यहाँ पे के बी सी और डी आ गया. Now, where Kf and Kb are the rate constant for the forward and reversible reaction respectively. Now, अब at equilibrium क्या होता था, हम लोगों को पता है कि at equilibrium rate of forward reaction become rate of backward reaction. तो यहाँ पे RF और RB को हमने इक्वल रख दिया. तो जैसे RF RB को इक्वल रखा, ये वैल्यूज आई. और इसी KF अपॉन KB यानी द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के रेशियो को ही केसी बोलते हैं. तो केसी हमारा क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट. तो दिस रेट कांस्टेंट कम्स आउट टू बी सी रेज टू द पावर सी, डी रेज टू द पावर डी अपॉन ए रेज टू द पावर ए एंड बी रेज टू द पावर बी. तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा एक्सप्रेशन निकालते हैं. तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि एक्सप्रेशन हम लोगों का ये कैसे निकला है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बताओ. ठीक है ना. तो इस तरीके से बेटा आप इसको डन. चलो, तो इस तरीके से बेटा हम लोग अपना केसी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे. अब देखो, this equation is called as a law of chemical equilibrium, where Kc is equal to Kf upon Kb, also known as equilibrium constant. ठीक है. It has a definite value for the every chemical reaction at a particular temperature, regardless of the concentration of the reactant. ठीक है, यानी Kc की हर reaction के लिए अपनी एक definite values होती है. Now, if the Kc is expressed in the terms of mole fraction, then आप क्या करते हैं, वो तो concentration के terms में था, तो mole fraction के sum में लिखना होता तो कैसे लिखते, mole fraction of C raised to the power C into mole fraction of D raised to the power D divided by mole fraction of A raised to the power A and mole fraction of B raised to the power B. इस तरीके से. Now, in terms of partial pressure, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय Kp, है ना. यानी पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में अगर मैं देखूं, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
इज डिनोटेड बाई केपी। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाई केपी। तो केपी की वैल्यूज क्या आ गई बताओ प्रेशर के टर्म में? पीसी रेज टू द पावर सी, पीडी रेज टू द पावर डी अपॉन पीए रेज टू द पावर ए, पीवी रेज टू द पावर बी। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डिफाइन केसी, केपी एंड केएक्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिलेशन निकल गया बेटा केसी, केपी एंड केएक्स का। ठीक है, तो बताओ किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? सो यू कैन आस्क। तो ये हो गया बेटा हम लोगों का केपी में और केएक्स में, और एक हो गया केसी। इन तीनों का हम लोगों ने एक्सप्रेशन इस तरीके से निकाल दिया। ठीक है, सो द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मे बी stated as at a given temperature the ratio of the product of equilibrium concentration of the product to the reactant each raised to the power equal to their respective stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation has a constant value। यानी इस तरीके से आप केसी को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एज अ न्यूमेरिकल, ये कल हम करेंगे, हम लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो ट्राई करना इसको करने का, है ना। बाकी हम लोग तो कल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा हम लोगों का यहाँ तक। तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर कल एक क्वेश्चन इस पे करेंगे इस फॉर्मूले पे, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इसका, कि आगे और क्या टॉपिक करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? ये सब कुछ, व्हाट इज केसी, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, किस तरीके से हम लोगों ने रिलेशन निकाला, ये सब कुछ क्लियर है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा है हमने इसमें, है ना। तो दिस इज ऑल। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर वहां हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।